हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, डेवलपमेंट मतलब प्रोग्रेस करना। हम जो जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के मन में कोई एस्पिरेशन है या फिर डिज़ायर है, कोई इच्छा है। हम चाहते हैं कि ये हो जाए, हमारा लाइफ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो इसी डिज़ायर एस्पिरेशन को जब हम फुलफिल करते हैं तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। समझे, इतना ही डेवलपमेंट होता है। इस चैप्टर में डेवलपमेंट को बहुत ही डिटेल में समझेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन डेवलपमेंट। तो ये दो कीवर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स, ये दोनों को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन में ये 2 पॉइंट होना चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट इज अ सिचुएशन दैट कैन फुलफिल द एस्पिरेशन या फिर डिज़ायर ऑफ पीपल। ठीक है, और इट ऑल्सो मीन्स इट इज़ द इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। जब लोग अपना डिज़ायर एस्पिरेशन फुलफिल करेंगे तो उनका लाइफ स्टाइल भी इम्प्रूव हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। तो यही 2 चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। समझे यहाँ तक। चलिए, डेफिनेशन हमने जान लिया। अब डेवलपमेंट का कुछ फीचर्स जानते हैं। डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ लेके आता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स है डेवलपमेंट के लिए। इसको आप इस टेबल से समझिए। देखिए, मान लीजिए एक ऐसा इंसान है जो कि एक लैंडलेस रूरल लेबर है। ठीक है, उसके पास अपना ज़मीन नहीं है, रूरल एरिया में रहता है और वो लेबर का काम करता है। तो इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, कि ये खुश हो जाएगा। तो ये चाहेगा, क्योंकि ये लेबरर है, तो ये चाहेगा इसको मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा दिन तक इसको काम मिले। ठीक है, डेली अगर काम मिल रहा है तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। काम मिले, साथ साथ बेटर वेजेस भी इसको अच्छा मिलना चाहिए। इसके बच्चे को पढ़ाई मिल जाए, ये इसके लिए डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ चूंकि ये गरीब है तो सोसाइटी में ज़रूर इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। तो ये चाहेगा कि इसको कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। ठीक है, और ये भी अपने विलेज में एक लीडर बन के उभरे। विलेज में क्या होता है, पंचायत होता है, उसमें अपना रोल, इसका वॉइस को अहमियत दिया जाए। ठीक है, ये जो भी आइडियाज़ है उसको वैल्यू किया जाए। सोसाइटी में मतलब एक इज्जतदार आदमी बन के ये आए। तो ये चाहेगा, इसके लिए डेवलपमेंट का गोल्स ये सब रहेगा। समझे, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आपको बोलेंगे कि लैंडलेस रूरल लेबरर का डेवलपमेंट गोल्स बताइए। तो आप ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। पंजाब का एक बहुत ही रईस फार्मर है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा। अब रईस है तो इसका मतलब इसका पास अपना ज़मीन होगा, तो ज़मीन में अपना खेत में अच्छा खासा ये फसल उगाता होगा। तो ये चाहेगा कि वो फसल का हाई सपोर्ट प्राइस मिले। गवर्नमेंट क्या करती है, फसल का प्राइस तय करती है, जिसको MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये फार्मर्स चाहेंगे कि ये प्राइस ज़्यादा हो ताकि इनका प्रॉफिट ज़्यादा हो, फैमिली इनकम ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तब ये मानेंगे कि हम लोग का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फिर ये चाहेगा कि इसको जो लेबरर्स मिल रहे हैं काम करने के लिए वो सस्ते मिले, हार्ड वर्किंग लेबरर इसको मिले, स्किल्ड लेबरर इसको मिले। ठीक है, तो ये बोलेगा कि मेरे लिए डेवलपमेंट हुआ। फिर इनका ये भी ख्वाहिश होगा कि ये अपने बच्चों को अब्रॉड सेटल करवा पाए, तो भी ये मानेंगे डेवलपमेंट हुआ इनके लिए। समझे। अगला एग्जाम्पल है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे किसान जो बारिश पे डिपेंडेंट है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। तो ये किसान को क्या चाहिए, ये चाहेगा कि इसके लिए इरिगेशन का बंदोबस्त कर दिया जाए ताकि इनको रेन पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। साथ ही साथ इनका क्रॉप का इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि जब बारिश नहीं हुआ तो भी जो फसल का नुकसान हुआ उसका भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी कर देगा। इंश्योरेंस जब भी लेते हैं तो हमें प्रीमियम हर महीना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वह अमाउंट कम होना चाहिए इनके लिए, लेस प्रीमियम हो। ठीक है, और अदर फैसिलिटीज़ भी इनको चाहिए, तब ये बोलेंगे कि हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लीजिए। एक वुमेन है रूरल एरिया की, फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। ऐसा फैमिली से बिलोंग करती है जिसके पास अपना ज़मीन है। तो ये क्या चाहेगी, तो ये चाहेगी उस ज़मीन का प्रोडक्टिविटी बढ़े ताकि इससे फैमिली इनकम बढ़ेगा। ठीक है, और वुमेन है तो वुमेन को क्या चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, मतलब फैमिली में इनका वैल्यू किया जाए, ये जो भी डिसीजन ले उसको सुना जाए। ठीक है, सोसाइटी में इनका रोल और भी ज़्यादा हो। फिर ये चाहेंगे कि इनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ये चाहेगी। ठीक है, ये सब इनका डेवलपमेंट गोल हुआ। फिर अगला, इससे आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अर्बन एरिया में रहने वाला बेरोजगार युवा, इसके लिए क्या चाहिए। तो चूंकि ये बेरोजगार है तो इसको सबसे पहले क्या चाहिए, जॉब्स चाहिए।
अच्छा खासा वैकेंसी है इनके लिए। फिर अगर इनको फिर हायर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अगर ये आगे पढ़ना चाहे, कोई स्किल डेवलप करना चाहिए, तो वो फैसिलिटी होना चाहिए, वैसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए, ठीक है। फिर इनके पास इनके मन में ये भी हुआ कि आगे चल के बहुत पैसा कमा के ये अपना खुद का घर ले, ठीक है। तो ये सब इनका डेवलपमेंट गोल्स हुआ। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? पैसे वाले घर से ये बिलोंग करता है, इसको मतलब एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा, जाहिर सा बात है। इसको अपग्रेडेड फैसिलिटीज चाहिए, ये देखेगा कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है वहाँ पे एसी लगा हुआ है कि नहीं, गाड़ी का फैसिलिटी है कि नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ ढूंढेगा। फिर वैसे ही अगर एक रिच फैमिली से कोई गर्ल है तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? तो वो चाहेगी कि उसको अपने भाई इतना ही फ्रीडम मिले, ठीक है। फिर वो चाहेगी कि उसको इस चीज़ का फ्रीडम मिले कि वो लाइफ में जो भी चीज़ करना चाहती है वो कर पाए, कोई इसको इंटरफेयर ना करे, ठीक है। और वो अब्रॉड में अपने स्टडीज़ को परसू कर पाए, ये सब इसके लिए डेवलपमेंट गोल हो गया। लास्ट, कोई आदिवासी के लिए, ठीक है, इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो आदिवासी चाहेगा, ये लोग एसटी होते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये लोग चाहेंगे कि इनके कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन इनके खिलाफ ना हो, ठीक है। फिर ये लोग मेनली जो है प्लांटेशंस में काम करते हैं, जैसे चाय बागान हो गया, टी प्लांटेशन, उसमें काम करते हैं लेबर के रूप में। तो ये चाहेंगे कि इनको सालों भर रोज़गार मिले, ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट मिले, इनके बच्चों को एजुकेशन मिले, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। ये सब चीज़ ये चाहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ये सारा आपको याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों का डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है आपको पता होना चाहिए, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अभी तक हमने जितना भी जाना, इससे ये समझ में आ गया कि हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो उसके एस्पिरेशन और डिज़ायर को फुलफिल कर पाए। हर इंसान का अलग अलग गोल्स होता है। इनफैक्ट कभी कभी ये गोल्स क्या होते हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट भी कर जाते हैं। एक इंसान है, इसका ये अलग चीज़ चाहता है, ये इंसान है, इसके लिए डेवलपमेंट के गोल अलग है। कभी कभी ये दोनों गोल ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक। मतलब इसका डेवलपमेंट होगा तो इसको नुकसान हो जाएगा, और अगर इसका डेवलपमेंट होगा तो इसको नुकसान हो जाएगा। कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई गर्ल है एक फैमिली में, वो चाहती है कि उसको भी फ्रीडम मिले और अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसके भाई की तरह, ठीक है। और वो ये भी चाहती है कि जिस तरीके से वो गर्ल घर में काम कर रही है उसका भाई भी वो घर का काम करे, ठीक है। तो लेकिन उसका भाई ये क्या चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे इसका गोल और इसका गोल क्या है, कन्फ्लिक्टिंग है आपस में, समझ रहे हैं। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, मान लीजिए, इनको क्या चाहिए, अच्छा बिजली चाहिए। और बिजली कैसे आएगा, डैम्स लगा के आएगा। लेकिन जब डैम्स बनाते हैं ना, तो आसपास का जो ज़मीन है वो डूब जाता है, और आसपास के लोग जो वहाँ पे रह रहे होते हैं वो लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनका ज़िंदगी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट का गोल और ये ट्राइबल्स लोगों का गोल आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अगर इनका डेवलपमेंट करना चाहे तो ट्राइबल्स लोग का नुकसान हो जाएगा, समझ रहे। तो ये दो एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट गोल्स कैन बी कन्फ्लिक्टिंग, समझे। तो दो चीज़ अभी तक पूरी क्लियर हो गया। 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। पहला ये है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पहला चीज़ ये हुआ। और दूसरा चीज़ ये हुआ कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। बात अगर नहीं समझ रहे। और ये डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव यानी कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है दूसरे के लिए। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग चाहते हैं कि इनका डेवलपमेंट हो इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये ट्राइबल्स लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, समझे। तो ये दो फीचर आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, इनकम एंड अदर गोल्स। ये क्या है, देखिए ऊपर जो हमने ये टेबल भरा था, इस टेबल में ले दे के हम देख रहे हैं कि सभी चीज़ को जितने भी अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे लोग हैं सबका अलग अलग गोल्स है। लेकिन गौर किया जाए तो पता चलेगा ये सभी गोल्स जो है ना वो मनी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब पैसा सबको अलग अलग रूप में चाहिए। पैसा अगर सबको मिलेगा तो सब अपना इच्छा पूरा कर पाएंगे, समझ रहे। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एक कॉमन चीज़ है यहाँ पे इन सभी लोगों में कि सभी लोगों को क्या चाहिए, दे वांट मोर इनकम, ठीक है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि इनकम जो है वो क्या है, कॉमन गोल है, सभी को चाहिए। मतलब डेवलपमेंट अगर करना है
तो एक चीज़ तो मस्ट करना पड़ेगा हमें, वो क्या है, इनकम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, पहला। इसके अलावा कुछ अदर गोल्स भी है इनकम के अलावा, और क्या क्या ऐसा चीज़ है जो सबको चाहिए, सोचिए ज़रा। तो वो चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है। लोगों को क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए सबसे पहले, उसके बाद फ्रीडम चाहिए, ठीक है, वो जो करना चाहे वो कर पाए। उसके साथ साथ सिक्योरिटी चाहिए कि रास्ता में चले तो कोई आपसे कुछ सामान छीन के ना भाग जाए, कोई आपको मार ना दे, ठीक है, ऐसा सिक्योरिटी चाहिए। प्लस रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, उनको समाज में रेस्पेक्ट भी चाहिए। ये सब पैसा से अलग चीज़ है, लेकिन ये सब ऐसा गोल्स है जो सभी लोग चाहते हैं, ये कॉमन गोल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला कॉमन गोल क्या था, इनकम था, इनकम सबको ही चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा, इक्वल रेस्पेक्ट। तीसरा हमने देखा फ्रीडम। चौथा क्या था, सिक्योरिटी। और पांचवा रेस्पेक्ट। ये कुछ ऐसे गोल्स हैं जो सबको चाहिए, समझे। और ये तो मनी से रिलेटेड है। बाकी जो ये चारों गोल्स थे, ये ऐसे चीज़ है जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा लाइफ जो है, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, इन नॉन मटेरियल थिंग्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए, अब ये ऊपर जो हमने पढ़ा था, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम, ये सब चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक जॉब मिल रहा है, बहुत ही दूर के, आपके घर से काफ़ी दूर एक जॉब मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आप उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप क्या क्या चीज़ देखेंगे, आप देखेंगे इनकम के अलावा, सैलरी के अलावा और क्या क्या चीज़ देखेंगे। तो आप देखेंगे कि उस जॉब में आपको आपके फैमिली के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है, वो देखेंगे आप। प्लस वर्किंग एटमोसफियर, काम करने का माहौल कैसा है, वो देखेंगे आप। और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने का स्कोप है कि नहीं वहाँ पे। तो बोला जा रहा है कि सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और भी बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक और एग्जांपल लीजिए, देखिए, मान लीजिए कोई एक ऐसा जॉब आपको मिला जिसमें आपको लेस पे, कम सैलरी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जॉब में क्या है, आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, मतलब आपको जॉब से ऐसे ही नहीं निकाल देंगे, आपका जॉब काफ़ी सिक्योर है। प्लस तो ये जॉब सिक्योर है, इससे आपको क्या मिल रहा है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रहा है, ठीक है। आप पे किसी चीज़ का खतरा नहीं है, तो ये जॉब आप अच्छा मानेंगे, ठीक है। वही मान लीजिए कोई एक ऐसा जॉब है जिसमें हाई पे तो है, सैलरी ज़्यादा है, लेकिन कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, नो जॉब सिक्योरिटी, कभी भी आपको निकाल देंगे, कोई आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, मतलब आप फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्रीडम भी कर्टेल हो रहा है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी डिस्ट्रॉय हो रहा है कि नहीं, ख़त्म हो रहा है। तो ये जॉब को अच्छा नहीं मानेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल से हम यही समझ रहे हैं कि पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है, पैसे के अलावा और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ठीक है। ये सब चीज़ भी चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। तो ये सभी जो है क्या है, कॉमन गोल्स है। तो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के लिए भी सिर्फ एक गोल पूरा होने से नहीं होगा, गोल का कुछ बहुत सारा गोल्स पूरा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है वुमेन का, ठीक है, जिससे ये समझ में आए कि सिर्फ डेवलपमेंट गोल्स एक नहीं होता है, बल्कि मिक्सचर ऑफ गोल्स होता है। पहले देखिए, मान लीजिए कोई एक ऐसा वुमेन है जो कि इंगेज्ड है पेड वर्क में, मतलब वो घर से बाहर निकल के कुछ पैसा कमा के लाती है, ठीक है। पैसा कमा रही है तो उसका डिग्निटी, रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, हाउस होल्ड में भी, सोसाइटी में भी, ठीक है। घर में रिस्पेक्ट कैसे बढ़ रहा है, घर में शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क होगा, हो सकता है उसका पति या फिर बेटा अगर के काम में उसका हाथ बटा दे, ठीक है। और जब कोई वुमेन घर से बाहर निकल रही है कमाने के लिए, तो धीरे धीरे सोसाइटी जो है वो वुमेन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है कि चलो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीज़ है कि घर की औरत भी बाहर निकल के कमा सकती है, ठीक है। तो और एक वर्किंग वुमेन को क्या चाहिए, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए। तो देख रहे हैं, जब एक वुमेन बाहर से निकलती है तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या क्या हो गया, डिग्निटी हो गया, शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क हो गया, ग्रेटर एक्सेप्टेंस हो गया, बाहर में कोई उसको उल्टा सीधा बात ना सुनना पड़े, ठीक है। सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए। तो इन लोग के लिए भी डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग है, पैसा के अलावा, समझे। तो इन सारा चीज़ से मतलब एक ही बात को बहुत सारा एग्जाम्पल से समझाया गया, एक ही कंक्लूजन निकलता है कि डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम। डेवलपमेंट मतलब सिर्फ अच्छा इनकम नहीं, इनकम के साथ साथ और भी बहुत चीज़ चाहिए, जिसमें से कुछ चीज़ हम आपको याद करवा दिए हैं। बताइए क्या क्या है। तो वो हो गया रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, और क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, डिग्निटी चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी तक तो हम सिर्फ लोगों पे फोकस कर रहे थे, अब हम पूरा कंट्री पे फोकस करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है।
लोगों में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इंडिविजुअल्स को का गोल्स अलग अलग होता है। तो उसी तरीके से नेशन का डेवलपमेंट के लिए भी सबका गोल्स अलग अलग है। इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। हम चाहेंगे कि देश इस तरीके से डेवलप करे, कोई और इंसान चाहेगा कि देश इस तरीके से डेवलप करे। तो नेशनल डेवलपमेंट का भी जो गोल है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्या सब कंट्री में जितने भी लोग हैं सबका जो आइडियाज़ है वो सब को बराबर इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि नहीं? ठीक है, क्या कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है कि कंट्री के लिए अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ये डिसीजन देश के सभी लोगों को मंजूर हो? क्या ऐसा कोई डिसीजन लिया जा सकता है कि नहीं? वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? कोई अगर हम लोग का जो जैसे पार्लियामेंट हो गया, कोई लॉ पास किया, कोई कानून बना, तो उस कानून से क्या देश के सभी लोगों को बेनिफिट हो रहा है या फिर कुछ ही लोगों को बेनिफिट हो रहा है? तो नेशनल डेवलपमेंट में यही सब क्वेश्चंस के बारे में सोचा जाता है। समझ रहे हैं? मतलब डेवलपमेंट इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये करो देश का विकास हो जाएगा। आप जो हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं कि ये काम करने से देश का भला होगा, हो सकता है वो काम से किसी और ग्रुप ऑफ लोगों का नुकसान हो जाए, क्योंकि हम अच्छे से ये बात जानते हैं कि डेवलपमेंट का जो गोल्स है वो हर लोगों का अलग अलग होता है और ये गोल्स कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। बात अगर नहीं समझ रहे? चलिए, इसका बेस्ट एग्जांपल हमने आगे ही पढ़ लिया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो लोग चाहेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उनको मिले कम दाम में, वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बने। लेकिन जो ट्राइबल्स लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं नदी के आसपास, उनका घर डूब जाएगा, ठीक है, उनका लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो नेशनल डेवलपमेंट में यही सब क्वेश्चंस को डील किया जाता है कि ऐसा क्या काम करें जिससे ये भी खुश रहे और ये भी खुश रहे। समझे? चलिए, यहाँ पे ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसके ऊपर एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है हमें ये वाला, और नीचे कुछ झुग्गी झोपड़ी दिख रहा है, स्लम एरिया जैसा दिख रहा है, कुछ गरीब लोग रह रहे हैं। तो ये लोग तो बहुत ही अमीर है, ये लोग बहुत ही गरीब है, ऐसा दिख रहा है ना। तो MCQ आया हुआ था, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? इनकम डिस्पैरिटी दिख रहा है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब है अगला टॉपिक। इसमें बोला गया है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अलग अलग कंट्री को कैसे कंपेयर करें, ठीक है। देखिए, अभी तो हमने समझा इतना देर में कि डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है सब इन लोगों के लिए। तो हम कैसे किसी कंट्री को बोल सकते हैं कि ये कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है और ये कंट्री कम डेवलप्ड है? क्योंकि हो सकता है इसके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो, इसके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो। हम दोनों कंट्री को कंपेयर कैसे कर रहे हैं? तो ये कंपेयर करना आप जान लीजिए, जब भी हम कोई दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, भले ही वो दो कंट्री ही क्यों ना हो, कंपेयर करने के लिए एक क्राइटेरिया ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि इसके लिए भी एप्लीकेबल हो, इसके लिए भी एप्लीकेबल हो। समझे? तो कंट्री को कंपेयर करने के लिए हम कौन सा क्राइटेरिया चुने? तो देखिए, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट या फिर क्राइटेरिया। हम दो कंट्री को कंपेयर करते हैं कि ये कितना डेवलप है, ये कितना डेवलप है, कौन ज़्यादा डेवलप है। ये कंपैरिजन करने के लिए हम इनकम को चूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कंट्री है और कोई बहुत छोटा कंट्री है। फॉर एग्जांपल इंडिया है ये और ये श्रीलंका है, ठीक है। अब श्रीलंका में तो कम ही लोग रहते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो पूरा देश का इनकम निकालना मतलब क्या? देश में जितने भी लोग रह रहे हैं सबका इनकम आप जोड़ दीजिए तो टोटल इनकम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर निकाले तो इंडिया का इनकम लाजमी है कि ज़्यादा आएगा, श्रीलंका का इनकम कम आएगा। तो इस हिसाब से तो इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। तो इस लॉजिक से बोल सकते हैं कि जो कंट्री का पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा उसका इनकम उतना ही ज़्यादा होगा, ये बोल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कुछ उपाय है, उससे पहले एक बार पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इनकम को ही क्यों चुने हम दो कंट्री को कंपेयर करने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास पैसा है ना तो आप अपना ज़रूरत का ज़्यादातर सामान खरीद सकते हैं। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। समझे? हाउएवर, वही बात यहाँ पे लिखा है कि सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, तो टोटल इनकम कंपेयर करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। टोटल इनकम का जगह पे हम क्या करते हैं? एवरेज इनकम कंपेयर करते हैं। एवरेज इनकम मतलब जैसे एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जितना भी पॉपुलेशन है सभी लोगों का इनकम हम ऐड करते हैं, कुछ रुपया आया, उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल पॉपुलेशन से।
तो इससे क्या मिलेगा आपको कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमा रहा है इंडिया में, ठीक है। इसको हम लोग एवरेज इनकम भी बोलते हैं या फिर पर कैपिटा, ये वर्ड याद कर लीजिए, इकोनॉमिक्स में बहुत फेमस टर्म है ये, पर कैपिटा इनकम। जहाँ भी आपको पर कैपिटा सुनने को मिले इसका मतलब समझिएगा पर इंसान, ठीक है, एक इंसान का इनकम यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से श्रीलंका का भी जितना भी पॉपुलेशन हो, कम हो ज़्यादा हो, उसको डिवाइड कर दीजिए उसका पॉपुलेशन से, तो जितना इन टोटल इनकम हुआ डिवाइड बाई पॉपुलेशन, तो इसका भी क्या मिल जाएगा, पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। अब आप दोनों का पर कैपिटा इनकम कंपेयर कीजिए, जिसका ज़्यादा हुआ वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, समझे। तो वही यहाँ पे लिखा है, वी कंपेयर एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स पॉपुलेशन। एग्जाम में ये डेफिनेशन आता है, ठीक है, बोलेंगे डिफाइन एवरेज इनकम या फिर एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, बोलेंगे डिफाइन पर कैपिटा इनकम, तो इसका डेफिनेशन है इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन, समझे, टोटल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन। चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है, अभी करेंगे थोड़ी देर में, इतना समझे। अब देखिए, एक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्री। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में बताया जाता है कि कौन कंट्री कितना डेवलप्ड है, कौन सबसे ज़्यादा डेवलप है, कौन उसके बाद ऐसे करके रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। तो ये रैंकिंग किसके बेसिस पे होता है, दिस क्राइटेरिया, मतलब ये इनकम वाला क्राइटेरिया पे ये रैंकिंग डिसाइड होता है। इसमें ये क्राइटेरिया रखा गया है कि ऐसे कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम मतलब पर ईयर, एक साल में अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम इतना है या फिर इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हाई इनकम कंट्री बोलेंगे या फिर रिच कंट्री बोलेंगे। और उसी तरीके से अगर उसका पर कैपिटा इनकम $2500 या फिर उससे कम है तो उसको लो इनकम कंट्री बोलेंगे। हाई इनकम कंट्री किसको बोलेंगे, जिसका पर कैपिटा इनकम 49,300 इतना डॉलर हो, ठीक है, पर ईयर। या और लो इनकम कंट्रीज किसको बोलेंगे, जिसका पर कैपिटा इनकम $2500 हो पर एनम, ठीक है, या फिर इससे कम हो, और यहाँ पे या फिर इससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो हाई और लो के बीच में क्या आएगा, मिडिल इनकम कंट्रीज आएंगे जिनका इनकम इन दोनों के बीच में हो, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे आता है, तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्री। क्यों, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, $6700। इंडिया का पर कैपिटा इनकम है $6700। डॉलर कैसे लिखते हैं, एस लिख के ऐसे ऊपर से काटते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 2500 से ज़्यादा है लेकिन इतना से कम है, तो बहुत ही, इतना से तो बहुत ही कम है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लो और मिडल इनकम कंट्री, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इसके ऊपर MCQs बनता है। सबसे पहला बात, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है जिस रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें कंट्री को बताया जाता है कि कौन रिच इनकम हाई इनकम कंट्री है, कौन लो इनकम कंट्री है, ठीक है। तो इनकम एज अ मेन क्राइटेरिया यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये सब कुछ डेटा है, याद रखिएगा। चलिए, फिर यहाँ पे एवरेज इनकम के बारे में एक बात बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरेज इनकम का इंपॉर्टेंस तो आप समझ गए, इससे हम दो चीज़ को काफ़ी अच्छे से कंपेयर कर पाते हैं। ये यूज़फुल फॉर कंपैरिजन है, लेकिन इसका एक बुराई भी है, ये एवरेज इनकम का बुराई ये है कि ये डिस्पैरिटी छिपा देता है, हाइड कर देता है, मतलब जो वेरिएशन है हाई और लो का वो छिपा देता है। इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पे दो कंट्री दिया गया है, कंट्री ए और कंट्री बी, ठीक है। और इस कंट्री ए में भी 5 लोग रहते हैं, ये 5 लोग, कंट्री बी में भी ये 5 लोग रहते हैं, पाँचों का इनकम ऐसे ऐसे दिया हुआ है। आपको जॉब का ऑफर मिला, मान लीजिए कंट्री ए और बी दोनों में, तो आप कौन सा कंट्री प्रीफर करेंगे जॉब करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल आप तो यही सोचेंगे कि जो कंट्री ज़्यादा रिच होगा, ज़्यादा हाई इनकम वाला होगा, उसी में जाएंगे आप। तो आप अपना दिमाग लगाते हैं और आप क्या करते हैं, दोनों कंट्री का एवरेज इनकम निकालने की कोशिश करते हैं। एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, या फिर पर कैपिटा इनकम, आप सारा पॉपुलेशन का इनकम ऐड कर दीजिए, सबको ऐड किए तो आया 50,000 डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। कितने टोटल पॉपुलेशन, 1 2 3 4 5 ही लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो डिवाइड बाई 5, इसको करेंगे तो आएगा 10,000, ठीक है। उसी तरीके से आप कंट्री बी का भी निकालते हैं, सारा इनकम ऐड किए, टोटल इनकम आ गया 50,000, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है 5, तो इसका भी एवरेज इनकम आ गया 10,000।
तो एवरेज इनकम तो दोनों का सेम है। अब बताइए आप कौन सा कंट्री चूज़ करेंगे जॉब करने के लिए। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप देखेंगे कि कंट्री ए में इसका 9,500, इसका 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, और इसका इनकम बी में कैसा कैसा इनकम है 500, 500, 500, 500, एक जन का है 48,000। तो यहाँ पे जो डिस्पैरिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन कंट्री ए में ये अच्छा बात है कि यहाँ पे लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, सबका इनकम लगभग इक्वल है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एवरेज का एक बुराई निकल के आया कि एवरेज इनकम देख के हम ये नहीं बता सकते कि डिस्पैरिटी कितना है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हेंस वाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन करने के लिए यूजफुल है, लेकिन इट डज नॉट टेल अस हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, इक्विटेबल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये नहीं बताता है एवरेज इनकम। बात पे करें, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम तो है ही इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ हम कुछ और भी चीज़ देखते हैं। जैसा कि हमने इंडिविजुअल के केस में देखा था, इंडिविजुअल को इनकम तो चाहिए, इनकम के साथ साथ कुछ और भी चीज़ चाहिए था। क्या था बताइए। सिक्योरिटी चाहिए था, रेस्पेक्ट चाहिए था, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था इंडिविजुअल को। उसी तरीके से कंट्री के लिए भी, नेशन के लिए भी सिर्फ इनकम, पर कैपिटा इनकम से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ कुछ और भी देखना पड़ेगा। अब और क्या क्या देखेंगे तो वो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये टेबल देखिए, टेबल 1.3। इसमें इंडिया का 3 स्टेट लिया गया है, हरियाणा, केरला और बिहार। पर कैपिटा इनकम तीनों कंट्री का इतना, तीनों स्टेट का इतना 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 दिया हुआ है। पर कैपिटा इनकम देख के बता सकते हैं कौन ज़्यादा डेवलप्ड है। तो आप बोलेंगे पर कैपिटा इनकम हरियाणा का ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, बिहार सबसे कम डेवलप्ड हुआ, है कि नहीं। तो ये कंक्लूजन हम बोल सकते हैं। ये चीज़ इस पूरा 2 पैरा में लिखा हुआ है। अब कुछ और डेटा देखते हैं इन तीनों ही स्टेट के बारे में, ठीक है। कुछ और डेटा देखते हैं। पहला डेटा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, जिसको शॉर्ट में IMR बोलते हैं। दूसरा डेटा है लिटरेसी रेट का, और तीसरा डेटा है नेट अटेंडेंस रेशियो का, ठीक है। पहले ये तीनों टर्म को समझ लेते हैं, ये होता क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब आप समझते ही हैं, बच्चा जो जिसका उम्र 1 साल से कम है, ठीक है, उसको इन्फेंट बोलते हैं। मोर्टेलिटी मतलब मरना, ठीक है, और रेट, मरने का रेट कितना है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्लियर हुआ आपको। इट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मान लीजिए ये एरिया में 1000 बच्चे पैदा हुए, उस 1000 बच्चे में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर मर गए, उतना ही बच्चा का जो नंबर होगा उसी को IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे, समझे। दूसरा है लिटरेसी रेट। ये क्या होता है। लिटरेसी मतलब कितना पढ़े लिखे हैं आप। तो देखिए, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। ये एज ग्रुप सब याद रखिएगा, ठीक है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। लिटरेसी रेट में हम देख रहे हैं कि 7 एंड अबव एज ग्रुप मतलब 7 और उससे ज़्यादा एज वाले लोग ऐसे कितने हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं, उसको बोलेंगे लिटरेसी रेट। और तीसरा आ गया नेट अटेंडेंस रेशियो। अटेंडेंस समझ में आ रहा है, स्कूल में कितने, समझ में आ रहा है, मतलब स्कूल में कितना लोग प्रेजेंट है क्लासरूम में। तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेट अटेंडेंस रेशियो में कौन सा एज ग्रुप लेते हैं हम। तो 14 एंड 15 साल, ठीक है। तो ऐसे कितने 14-15 साल के बच्चे हैं जो कि स्कूल अटेंड कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, वही होगा नेट अटेंडेंस रेशियो। अब देखिए डेटा से समझते हैं। हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 30, मतलब हरियाणा में 1 साल के अंदर अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 100 में से 30 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर ही मर जा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ा नंबर है ये। लिटरेसी रेट है 82, मतलब हरियाणा में 100 में से, ठीक है, 100 में से मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो 7 साल और उससे ज़्यादा है जो कि पढ़े लिखे हैं। तो 82, 100 में से लगभग 82 लोग पढ़े लिखे मिलेंगे, 7 और उससे ज़्यादा उम्र वाले, ठीक है। और नेट अटेंडेंस रेशियो है 61, मतलब उस स्टेट में जितना भी 14-15 साल के बच्चे हैं, मान लीजिए 100 अगर 14-15 साल के बच्चे हैं तो उस 100 में से सिर्फ 61 बच्चे ही ऐसे हैं जो कि आपको क्लासरूम में मिलेंगे। बाकी जो बचा हुआ 39 स्टूडेंट है वो इधर उधर क्या तो कोई काम कर रहे होंगे, नहीं तो घर में बैठे होंगे, नहीं तो
कहीं खेल रहे होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम हो उतना अच्छा मानेंगे हम, लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा मानेंगे हम, ठीक है, और अटेंडेंस रेशियो भी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा मानेंगे, ठीक है। अब बताइए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तीनों स्टेट में से किसका अच्छा है? तो आप देखेंगे केरला का सिर्फ 7 है, मतलब 7 ही बच्चे मरते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है केरला में, ठीक है। बिहार का हालत ख़राब है, हरियाणा का भी बुरा है इसमें, ठीक है। लिटरेसी रेट किसका सबसे अच्छा है? तो आप देख लेंगे केरला में 94 लोग लगभग पढ़े लिखे मिलेंगे 100 में से, ये परसेंटेज में, अब जब भी परसेंटेज होता था आउट ऑफ 100, ठीक है। और नेट अटेंडेंस रेशियो में भी पर 100% लिखा हुआ है। तो देखिए लिटरेसी रेट केरला का काफ़ी अच्छा है, हरियाणा का थोड़ा बुरा है और बिहार का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और अटेंडेंस रेशियो भी देखेंगे केरला का काफ़ी अच्छा है और हरियाणा का थोड़ा बुरा है, बिहार का बहुत ही ज़्यादा बुरा है, ठीक है। तो इनकम देख के तो लगा था कि क्या कौन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, हरियाणा, लेकिन जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंपेयर किए, लिटरेसी रेट कंपेयर किए, नेट अटेंडेंस रेशियो कंपेयर किए, तो पता चला केरला इन तीनों में आगे है। तो बोल सकते हैं कि केरला सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है तीनों स्टेट में। समझे कि नहीं समझे तीनों का इंपॉर्टेंस? तो अब हमें समझ में आ गया कि जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो इनकम के साथ साथ और क्या चीज़ देखते हैं, अदर क्राइटेरिया क्या है कंट्रीज़ के लिए, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे IMR यानी हेल्थ पे फोकस करते हैं कि हेल्थ कैसा है उस कंट्री या फिर स्टेट का, और हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन, ये 2 चीज़ और कंपेयर करते हैं। तो इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, ये 3 चीज़ देख के हम नेशन के बारे में डिक्लेयर करते हैं कि वो कितना डेवलप्ड और या फिर अंडर डेवलप्ड है। समझे? तो जो अभी आपको पूरा समझा है वही सब बात ये पूरा 2 पैसेज में लिखा हुआ है, आप एक बार रीडिंग मार सकते हैं। अब आ जाइए अगले टॉपिक पे, पब्लिक फैसिलिटीज़। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। हाउ इज इट दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैक्स बिहाइंड इन दिस क्रूशल एरियाज। हम देख रहे हैं कि हरियाणा का एवरेज इनकम ज़्यादा था केरला के मुकाबले, लेकिन केरला बाकी सब एरियाज़ में आगे था, एजुकेशन और हेल्थ में आगे था केरला, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि सिर्फ पैसा से हर चीज़ नहीं हो सकता है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। पैसा से आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ ऐसा होता है जो सब लोग चाहेगा तो ही आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पैसा से आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ये आप नहीं खरीद सकते, साफ हवा अपने लिए नहीं खरीद सकते आप, ठीक है। या फिर आप ऐसा नहीं इंश्योर कर सकते कि आपको बिना मिलावट का दवाई मिल जाए, सिर्फ पैसा से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा जब सब लोग एक साथ आएंगे, सब लोग चाहेंगे, तब ये पॉसिबल होगा, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि मनी में ऑल्सो नॉट able to protect you from infectious disease unless the whole of your community take preventive steps। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। इसमें सिर्फ पैसा से ही अगर लोग सुरक्षित हो जाते तो इतने लोग नहीं मरते। जब सब लोग को वैक्सीन लगा, सब लोग चाहे, ठीक है, तब जाके ये पूरा प्रॉब्लम से आप बचे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली फॉर मैनी of the important things in life, the best way, also the cheapest way is to provide these goods and services collectively। तो ज़िंदगी में ऐसा बहुत चीज़ है जो हम अकेले ना करके अगर सब लोग मिल के करें, कलेक्टिवली करें, तो वो सस्ता भी पड़ता है और अच्छा तरीका भी होता है वो करने का। आप इसका बेस्ट एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई एक सोसाइटी है, तो पूरा सोसाइटी के लिए एक चौकीदार रखना ज़्यादा अच्छा है कि हर घर में एक अपना अपना चौकीदार रखे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही ऑब्वियस ऑप्शन है कि यही ज़्यादा अच्छा होगा, समझ रहे। तो और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आप बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, आपका फैमिली चाहता है आपको पढ़ाए, लेकिन आप ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पे कोई पढ़ाना नहीं चाहता है अपने बच्चे को। तो क्या आप अकेले ही एक स्कूल बनवा के वहाँ पे टीचर हायर करके आप अकेले ही पढ़ सकते हैं? क्या नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप अभी भी आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स खोले और वहाँ पे उनके बच्चे पढ़े। सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, इसलिए आप भी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही जो हेडिंग था पब्लिक फैसिलिटीज, इसी को बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। जब सब लोग मिलकर अगर कोई काम को करते हैं, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसी को पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअली वो काम को कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऊपर जो हमने देखा था केरला हर चीज़ में आगे था, मतलब
हेल्थ में भी और एजुकेशन में भी आगे था, तो इसका रीज़न यही है कि इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इसका लो था IMR, क्योंकि यहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटी वो अच्छा है, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी भी अच्छा है। उसी तरीके से कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो राशन दुकान है वो काफ़ी अच्छे से फंक्शन करते हैं, बिना मिलावट का सामान बांटते हैं। तो वैसे स्टेट में हेल्थ और न्यूट्रिशन ओवरऑल स्टेट का ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना समझ के छोड़िए। एक एक्टिविटी है यहाँ पे बहुत अच्छा, ये आपको इकोनॉमिक्स में कम, इंग्लिश में ज़्यादा हेल्प करेगा। बोला गया ये टेबल को अच्छे से स्टडी कीजिए, उस टेबल का बेसिस पे ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसको भरने बोला गया है, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और करने के बाद मेरा आंसर से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आप सही किए हैं कि नहीं। एक बार आपको समझा देते हैं। कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, मेल 76% है, फीमेल 54% है। फिर लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रेन, ये बच्चों का है, ये टोटल पॉपुलेशन का था, ठीक है। 10 से 14 साल वाले बच्चों का लिटरेसी रेट ये दिया हुआ है 90%, ये 87%, मेल का अलग फीमेल का अलग, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्कूल, ये स्कूल अटेंडेंस के बारे में है, 85% और 82%, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये 3 फिल इन द ब्लैंक है, ईजी है, आप कोशिश कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला देखिए, लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप, ऑल एज ग्रुप मतलब टोटल पॉपुलेशन का बात किया जा रहा है, तो लिटरेसी रेट कितना है, इतना फॉर रूरल मेल्स, तो मेल्स का कितना है 76 और फीमेल्स का 54 डाल दिए, ठीक है। However, it is not just that these many adults could not attend school, but that there are dash who are currently not in school. अब यहाँ पे टोटल एडल्ट्स का बात किया जा रहा है, तो टोटल पॉपुलेशन का कितने लोग हैं जो स्कूल में नहीं गए होंगे, तो इतने लोग तो पढ़े लिखे हैं, मतलब ये लोग गए होंगे स्कूल में, नहीं गए वाले निकालने के लिए 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 24 मेल हो गया और यहाँ पे 46 फीमेल हो गया, ठीक है। दूसरा, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल डैट डैश परसेंटेज ऑफ रूरल गर्ल्स एंड डैश परसेंटेज ऑफ रूरल बॉयज़ आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। अटेंडिंग स्कूल वाला ये था, ये लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो कितने अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो 100 में से माइनस कीजिए, गर्ल्स फीमेल के लिए होगा तो 18 और इसको 100 में से माइनस करेंगे तो 15, ठीक है। देयरफॉर इलिटरेसी अमॉन्ग चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप 10 से 14 इज एज हाई एज, ये वाला बच्चों का जो इलिटरेसी है, इलिटरेसी निकालने के लिए 100 में से माइनस कीजिए तो कितना आएगा, मेल्स का 10 आएगा और फीमेल्स का 13 आएगा, ठीक है। द हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी अमॉन्ग डैश एज ग्रुप, तो यहाँ पे किस एज ग्रुप का बात किया जा रहा है, 10 से 14 का, तो वही डाल दिए, ठीक है। तो इससे आपका कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होगा। इंग्लिश में भी आता है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना, उसमें आपको ऐसे ही टेबल या फिर चार्ट देंगे, उसके बेसिस पे एक पैरा लिखना होगा, तो आपको ये टेबल्स स्टडी करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नंबर है जिससे हम कंट्री का हेल्थ को मेजर कर सकते हैं, इंडिविजुअल का हेल्थ को मेजर कर सकते हैं। ये होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए आप क्या कीजिए, आप अपना वजन माप लीजिए, वेट जो कि होना चाहिए kg में, और अपना हाइट भी माप लीजिए, हाइट होना चाहिए मीटर में, और जितना भी हाइट है उसका स्क्वायर कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो वेट डिवाइडेड बाई हाइट स्क्वायर, ये होता है बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। याद रखिएगा, वेट होना चाहिए kg में, हाइट होना चाहिए मीटर में। तो डिवाइड द वेट इन kg बाई द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स, द नंबर यू गेट इज कॉल्ड BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अगर ये नंबर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल है, अगर नॉर्मल से कम है तो इसका मतलब आप अंडर वेट है, और नॉर्मल से ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी है। इसका एक चार्ट होता है, उस चार्ट में बताया गया है कि इस एज ग्रुप का इतना हाइट का वजन इतना होना चाहिए, इस एज ग्रुप का इतना हाइट का वजन इतना होना चाहिए, ठीक है। तो उस चार्ट को देख के हम बता सकते हैं। आपको अगर खुद का पता करना है तो आप सिंपली अपना हाइट और वेट निकाल लीजिए और गूगल में सिंपल सर्च कर दीजिए BMI कैलकुलेटर, वहाँ पे अपना हाइट और वेट पुट कीजिए, आपको ऑटोमेटिक निकाल के दे देगा। लेकिन एग्जाम के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बन सकता है। अब एक और रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऊपर भी हमने एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, कौन सा रिपोर्ट था, ये रहा
वो था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको कौन पब्लिश कर रहा था? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसमें इनकम सिर्फ एक क्राइटेरिया था। देखते हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको यूएनडीपी पब्लिश करता है। तो ये क्या है? पब्लिश बाय यूएनडीपी, कंपेयर्स कंट्री। तो ये रिपोर्ट में भी कंट्री को कंपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छा रिपोर्ट है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी है, जिसमें कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया। ठीक है, वो तीनों क्राइटेरिया क्या है? हेल्थ, एजुकेशन लेवल्स और पर कैपिटा इनकम। ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे कंट्री को कंपेयर किया जाता है। पहले जो हमने पढ़ा था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो कौन पब्लिश कर रहा था? उसको वर्ल्ड बैंक पब्लिश कर रहा था। ये भी कंट्री को कंपेयर ही करते हैं, लेकिन सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ 1 क्राइटेरिया, जो कि क्या था? इनकम था। समझे? तो इन दोनों रिपोर्ट के ऊपर डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो लिख लेंगे ये 2-3 पॉइंट। चलिए, इस चैप्टर का जितना भी नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, वो सब आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ये चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, तो आपको गूगल में सर्च मारना है डेवलपमेंट क्लास 10 नोट्स बाई सीबीएसई गाइडेंस। ठीक है, या फिर डेवलपमेंट क्लास 10 क्या चाहिए आपको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बाई सीबीएसई गाइडेंस। इतना सर्च मार दीजिए गूगल में, आपको आ जाएगा पहला नंबर पर वेबसाइट। ठीक है, और ये जो पूरा पीडीएफ है जो अंडरलाइन कर रखे हैं, ये पीडीएफ भी आप चाहे तो खुद ही अपना बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कुछ कंट्री का कंपैरिजन दिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से ये निकाला गया है कुछ कंट्री का लिस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सब कंट्री को कंपेयर किया गया है 3 क्राइटेरिया पे। नेशनल इनकम, ठीक है, पर कैपिटा है, ये पर कैपिटा इनकम से कंपेयर किया गया है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये हो गया हेल्थ का कंपैरिजन, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये हो गया एजुकेशन का कंपैरिजन। ये 3 क्राइटेरिया पे कंपेयर करके कंट्री का रैंक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, रैंक। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी कंट्री में, ये सब इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज़ है। तो श्रीलंका सबसे ज़्यादा अच्छा रैंक पे है, 73 रैंक है इसका, काफ़ी अच्छा है। इंडिया का रैंक 130 है, काफ़ी नीचे है। पाकिस्तान 154, ये तो और भी नीचे है। नेपाल, बांग्लादेश, ये सब भी नीचे वाले कंट्रीज़ है। ठीक है, यहाँ पे HDI रैंक लिखा हुआ है। ये HDI क्या है? तो HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स मतलब एक ऐसा नंबर जिससे कंट्री को कंपेयर किया जाए। ठीक है, यहाँ पे टोटल 189 कंट्रीज़ को इस क्राइटेरिया पे रैंक किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये एक नया टर्म आपको मिल रहा है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इतना तो समझे कि ये हेल्थ को कंपेयर कर मतलब नाप रहा है। ठीक है, तो नाम से समझिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो अभी का जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये बच्चा और एन एवरेज कितना साल तक जिएगा, वही नंबर ऑफ ईयर्स को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने है? 69.7 अप्रॉक्स बोल सकते हैं, 70 ईयर्स। मतलब अगर आज के डेट में कोई बच्चा अगर पैदा होता है इंडिया में तो ऑन एन एवरेज 70 साल तक जिएगा। समझे? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? श्रीलंका का है। मतलब श्रीलंका में ऑन एन एवरेज एक इंसान 77 ईयर्स तक जीता है। मतलब श्रीलंका का हेल्थ फैसिलिटी काफ़ी अच्छा होगा ज़रूर। ठीक है, फिर ये समझ लिया हमने। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम ये जो था इसको यहाँ पे डॉलर्स में निकाला गया है, डॉलर्स में। ये PPP परचेजिंग पावर पैरिटी, ये बस इतना ही समझिए कि डॉलर्स में सभी कंट्री का इनकम निकालते हैं ताकि सब इक्वल रहे। नहीं तो इंडिया का रुपीज़ हो जाएगा, बांग्लादेश का टाका हो जाएगा, अलग अलग करेंसी रहेगा तो कंपेयर करने में मुश्किल होगा। ठीक है, सारा कंट्री को इसलिए डॉलर्स में निकालते हैं। तो डॉलर्स में निकाला गया है सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। इट इज़ ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एनी कंट्री। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये निकाला गया है कि ऐसा ना हो कि इंडिया में हर चीज़ महंगा हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो इनकम भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से नहीं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है ये डेटा बस।
इतना ही बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे कुछ यहाँ लिखा है, पढ़ लेते हैं। श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट, समझ गए। नेपाल बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन दैट ऑफ इंडिया, येट दे हैव बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए नेपाल बांग्लादेश का, हाँ, नेपाल और बांग्लादेश का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। भले ही इनका पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम है, इनकम कम है, लेकिन हेल्थ के मामले में काफ़ी अच्छा है ये दोनों, ठीक है। एजुकेशन में पीछे है हम लोग से। तो इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो रिपोर्ट था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको कौन पब्लिश किया? UNDP। ये रिपोर्ट से ये साफ साफ हाजिर हो गया कि सिर्फ इनकम से कुछ नहीं होने वाला है। आपको ओवरऑल ध्यान देना पड़ेगा लोगों पे, लोग कैसा फील कर रहे हैं, लोगों का एजुकेशन कैसा है, इनका हेल्थ कैसा है और इनका इनकम, ये तीनों ही फैक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब है आखिरी टॉपिक, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको इसका बारे में ज्योग्राफी में भी चैप्टर 1 में पढ़ा चुके हैं। इसका डेफिनेशन जो आप ज्योग्राफी में याद किए थे वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो कि रिसोर्सेज को डैमेज ना करे और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को कोई भी रिसोर्स का कमी ना हो, ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये रहा, हम लोग ऐसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट चाहते हैं जो कि एटलीस्ट मेंटेन रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए। ऐसा ना हो कि उनको कोई चीज़ का कमी आ जाए। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल से समझाया गया है। पहला है ग्राउंड वाटर का। ये ग्राउंड वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसका हो सकता है फ्यूचर में कमी आ जाए। हो क्या रहा है कि हमारे कंट्री में मेनी पार्ट्स में ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। नियरली 1/3 कंट्री का 1/3 हिस्सा ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ कर रहा है। ओवर यूज़ समझ रहे हैं? ग्राउंड वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। बारिश से ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है कि नहीं? तो जिस स्पीड से रिचार्ज हो रहा है ना, उससे ज़्यादा स्पीड से हम इसको यूज़ कर ले रहे हैं। मतलब धीरे धीरे पानी का लेवल कमते ही जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं ओवर यूज़ करना। आगे आने वाले 25 सालों में कंट्री का 60% हिस्सा ये ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ कर रहा होगा। तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ जो है, ये प्रॉब्लम खासकर से एग्रीकल्चर वाले इलाके में देखा जा रहा है, जैसे कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल इंडिया का प्लेटू रीजन, साउथ इंडिया का कुछ रीजन, कोस्टल एरियाज, यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये खतरा है। ग्राउंड वाटर एक एग्जांपल है रिन्यूएबल रिसोर्स का। इसको नेचर रिप्लेनिश करता है बारिश के दौरान, लेकिन तब भी एक जो रिसोर्सेज इस पर यही खतरा है कि ये ओवर यूज ना हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये तो नाम से पता चल रहा है, इनका अगर स्टॉक खत्म हो गया तो ये पूरी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक फिक्स्ड स्टॉक है। लेकिन हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का लगातार क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, ताकि नया नया सोर्स मिले और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। जगह जगह पे हम तेल ढूंढ रहे हैं, क्रूड ऑयल, ताकि वो मिले और यूज़ करें। लेकिन जितना भी ढूंढें अर्थ पे वो फिक्स अमाउंट में है, ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रूड ऑयल का बारे में बताया गया है। एक्सप्लोरेशन आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम। लगातार हम नया नया सोर्स खोजते हैं कि कहाँ पे तेल मिलेगा, कहाँ पे तेल मिलेगा। जितना भी ढूंढे वो भी तो फिक्स है, वो भी तो ख़त्म हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कुछ एस्टिमेट रिजर्व बताया गया है क्रूड ऑयल का कुछ कंट्रीज़ में। मिडल ईस्ट रीजन में क्रूड ऑयल रिजर्व है इतना मिलियन बैरल्स, इतना 1000 मिलियन बैरल्स, जो कि लगभग 70 साल तक चलेगा इतना तेल, ठीक है। अमेरिका में 50,000 मिलियन बैरल्स तेल है, ठीक है, जो कि 10 साल तक चलेगा। और पूरे वर्ल्ड में इतना ही तेल है जो कि 50 साल तक चलेगा, ठीक है। द रिजर्व्स वुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स मोर, और 50 साल तक ये तेल रहने वाला है। दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज अ होल, पूरा दुनिया के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा कंट्री जैसे कि इंडिया, हमारे कंट्री में तो खुद का तेल बहुत ही कम आता है। हम लोग तेल क्या करते हैं? बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ स्टॉक नहीं है। सिर्फ कुछ ही एरिया में तेल मिलता है इंडिया में। बता सकते हैं कहाँ? आसाम का डिगबॉय हो गया और फिर वो मुंबई महाराष्ट्र के आसपास, ठीक है। चलिए, तो ये 2 एग्जाम्पल इसलिए बस दिया गया है। एक है रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर, ये ऊपर वाला, और दूसरा एग्जाम्पल क्रूड ऑयल का, जो कि है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये दोनों एग्जाम्पल के तहत समझाया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना क्यों ज़रूरी है। समझ रहे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये ऐसे रिसोर्स खत्म हो जाएंगे और हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ नहीं मिलेगा।
ठीक है, वो लोग इस लेवल का लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो ये 2 टॉपिक भी एंड हुआ। और लास्ट में कंक्लूजन ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। अगर आप इन्वायरमेंट को डैमेज कीजिएगा तो नेचर जो है वो काफ़ी बुरे तरीके से बदला लेता है। वो ये नहीं देखेगा कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, वो नेशनल बाउंड्री नहीं देखता है, ठीक है। सबको बराबर इम्पैक्ट करेगा, भले ही कितना ही पैसा हो, ठीक है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये सबके लिए टेंशन बन गया है। साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर, सोशल साइंटिस्ट सब मिलकर लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे रास्ता निकालें कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल रहे। और ये अभी आप लोग क्लास 10 में है, आप लोग के लिए बहुत अच्छा ये जानकारी है कि आप लोग पानी जब भी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा वेस्ट ना करें। आप सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़िए, कुछ चीज़ सीखिए भी, ठीक है। पानी कम से कम वेस्टेज करना है ताकि आगे चल के आप जब अपना खुद का घर बनाए, खुद का जो लाइफ जिए वो एक अच्छा लाइफ हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ हो। बिजली भी ज़्यादा बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ आज ही से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियल। ये जो डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है, क्या करें जो डेवलपमेंट हो जाएगा, ये इतना सीधा क्वेश्चन नहीं है, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं मिलता है। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। आज डेवलपमेंट कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, ठीक है। तो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हमें लगातार ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या हमें चाहिए और क्या गोल्स है। ये जो डिबेट है डेवलपमेंट के ऊपर, ये चलता ही रहेगा, कभी अंत नहीं होगा, समझे। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड होता है। यहाँ पे 3 MCQs है। पहला दूसरा तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, तीसरा वाला हम करके दिखाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का एग्जाम में। देखिए, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, क्लास 6-7 का लेवल का क्वेश्चन है। ये लिखा है कि एक कंट्री में 4 फैमिली है, ठीक है। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिली इज इतना। पर कैपिटा इनकम ये दे दिया हुआ है 5000। इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिली 4000, 7000 और 3000 है, तो 4th फैमिली का इनकम क्या होगा। मान लेते हैं 4th फैमिली का इनकम x होगा। मैथ के तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत तरीका इसको सॉल्व करने का, मैथ के तरीके से करते हैं। तो क्या हो गया, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम मतलब 4000 प्लस ये 7000 प्लस तीसरे वाले का इनकम कितना था 3000 प्लस चौथे वाले का इनकम x मान लिए हैं, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। 4 ही है फैमिली तो 4 पॉपुलेशन हो गया, और इधर है 5000। बस यहाँ से आपको इक्वेशन बना के x के लिए सॉल्व कर देना है। तो 7 और 3 10 14 और ये हो गया 20, 14 में से 20 गया तो 6000 आ जाएगा x। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा तरीका ये था आपके पास, क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। जैसे कि आप एक बार 4000, 7000, 3000 और ये 7500, ये चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कीजिए, देखिए कि आप 5000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो दूसरे ऑप्शन में शिफ्ट कीजिए, आ गया तो यही आंसर होगा, नहीं आया तो तीसरे में शिफ्ट कीजिए, ठीक है। ये तरीका था, लेकिन बेस्ट है ये तरीका, ये तरीका से आप निकाल लीजिए। चलिए, तो यही है क्वेश्चन, यहाँ से ऐसा बनेगा। बाकी ये सब क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है। हम जो वेबसाइट पर डाल दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसमें ये सब कवर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप कर लीजिए, वो बेस्ट है। चलिए, और ये 2 जो क्वेश्चन है इसके लिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। दोनों का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। खुद से आंसर कीजिए, देखिए आप कितना सीखे। चलिए, इतना ही था। फिर से बता देते हैं, इस चैप्टर का नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और NCERT अंडरलाइन PDF, ये तीनों ही चीज़ आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिंपली गूगल सर्च कीजिए और वहाँ से पहला नंबर पर जो आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपको 3 काम कर देना है। एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप, लाइक कर दीजिए, ठीक है। फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पर और भी देखिए, और भी वीडियोज़ है इंग्लिश के, साइंस के और बाकी SST सब्जेक्ट के, वो भी आपको देखिए, आपको जरूर वहाँ से हेल्प मिलेगा। चलिए, एंड करते, मिलते हैं पहुँचल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।